बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त के ऊपर 25वीं समाअत हुई है। सिंध बार काउंसिल के वकील रज़ा रब्बानी की जानिब से आज दलाइल दिए गए। पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंट था, मुकम्मल खामोशी थी आज कमरा अदालत में जब रज़ा रब्बानी दलाइल दे रहे थे, और इस किस्म के दलाइल रज़ा रब्बानी की जानिब से दिए गए जिससे ये तासुर सामने आया कि वो शायद जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के वकील ने जो दलाइल दिए हैं उनके दलाइल और रज़ा रब्बानी के दलाइल उनमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन मौजूद है, कहीं ना कहीं तज़ाद मौजूद है। और इस बात की निशानदही जो है वो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जो दो ऑब्जर्वेशन दी हैं उनमें भी इस बात का इजहार जो है वो किया गया है। लेकिन आज की समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एतराज़ात के हवाले से कुछ ख़बरें चलीं, कुछ मीडिया के ऊपर ये ख़बरें क्यों चलीं, किसने चलवाईं, और क्या ये ख़बरें मैच्योर थीं चलाने के लिए इस स्टेज के ऊपर जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहे थे। इसकी तफसीलात भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको नाज़रीन इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि हरीम शाह और संदल कटक जो काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी वीडियो सामने आई हैं और ब्लैक मेलिंग के जो मामलात सामने आ रहे हैं, शेख रशीद का मामला भी हमारे सामने आया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी आया और सियासतदानों का भी आया। लेकिन अब ये मामला सामने आया है कि मुबशर लुकमान जिन्होंने हरीम शाह की वीडियो को लेकर एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बाद फवाद चौधरी के साथ उनका जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अब ये ख़बर सामने आई है ख़ुद मुबशर लुकमान जो है वो हरीम शाह और संदल खटक की ब्लैक मेलिंग का शिकार हुए हैं। ये क्या माजरा है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं आज जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी। वैसे तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ 15 मज़ीद दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, मुख्तलिफ बार काउंसिल मुल्क भर की जो है उनकी जानिब से दायर की गई थी। और उसमें भी यही इस्तदा थी कि जो रेफरेंस है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ और के आगा के खिलाफ वो जो है वो कलअदम करार दिया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। 24 समातें इन दरख्वास्तों के ऊपर हो चुकी हैं और तकरीबन 20 से ज़ायद समातों के ऊपर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के जो वकील हैं मुनीर मलिक या उनके जो मुआवन वकील थे बाबर सत्तार, उन्होंने दलाइल दिए हैं। आज 25वीं समात थी। सिंध बार काउंसिल के जो वकील थे अपने रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने आज दलाइल दिए। लेकिन सबसे पहले ये समात होने से शुरू होने से पहले ख़बरें चलाई गईं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के वकील की जानिब से और सिंध बार काउंसिल के वकील की जानिब से जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद उन पर कोई एतराज़ जो है वो नहीं उठाया जाएगा। बल्कि ख़बरों में ये भी जो ज़राए से चली हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने जो वकील हैं मुनीर मलिक को उन्हें ये हदायत की है कि आप उमर अता बंदयाल की बेंच की सरबराही या मौजूदगी के ऊपर एतराज़ नहीं उठाएंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जब इस केस की पहली समाअत मुकर्रर हुई थी, जो 7 रुकनी बेंच बना था, उसमें जस्टिस तारिक मसूद भी शामिल थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। और पहली समाअत के ऊपर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने उन दोनों जजेस के ऊपर जो है वो एतराज़ किया था। और फिर वो उस सारे दिन की कार्रवाई के बाद दोनों जो जजेस थे उस अदालती कार्रवाई से अलग हो गए थे और फिर नया एक 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था, जो अब जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और दीगर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो समाअत कर रहा है। और ये ख़बर जब चली तो बड़ा अजीब सा लगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर एतराज़ क्यों किया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर वो मेंबर बन गए हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो ये एतराज़ तो किया जा सकता था जब यहाँ पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से या फुल कोर्ट से अगर खारिज हो जाती है और वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा मामला चला जाता है, रेफ़र हो जाता है, तो वहाँ पर यह एतराज़ जो है वो उठाया जा सकता था। यहाँ पर तो एतराज़ उठाने का जो है कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन बहरहाल ये ख़बर सामने आई, लेकिन बड़ी अजीब सी लगी ये ख़बर के एतराज़ के हवाले से ख़बरें क्यों चलाई गई और किस मकसद के तहत जो है वो चलाई गई। और अब आ जाते हैं आज की अदालती कार्रवाई के ऊपर। रज़ा रब्बानी साहब की जानिब से जो दलाइल दिया गया उनकी जानिब से एक तो जो बैकग्राउंडर था वो बताया गया कि 10 अप्रैल 2019 को अब्दुल वहीद डोगर जिन्होंने ये कंप्लेंट एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह थे शहजाद अकबर को भिजवाई, और शहजाद अकबर ने ये कंप्लेंट जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो उनकी मुबैना तौर पर बच्चों के नाम के ऊपर, उनकी अहलिया के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन की, वो लेकर उन्होंने वज़ीर कानून फ़रोग नसीम के साथ कंसल्ट किया। और कंसल्ट करने के बाद इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जो अब्दुल वहीद डोगर थे जिन्होंने ये दरख्वास्त डाक के ज़रिए भिजवाई थी शहजाद अकबर के इस एसेट रिकवरी यूनिट में,
उन्हें बुलाया, उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद ये कहा गया रज़ा रब्बानी की जानिब से जो इदारे थे, एफबीआर थे, जो दूसरे मुल्की इदारे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात हासिल की गई और दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद एक रेफरेंस जो है वो समरी की शक्ल में वज़ीर आज़म की एडवाइस के साथ जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया और फिर सदर मुमलिकत ने उस एडवाइस के ऊपर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मैं जो कानूनी जो नुकात हैं उसके ऊपर अपने दलाइल जो है वो महदूद रखूँगा, ख़ुद को लीगल जो प्रोविज़न है या लीगल जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर महदूद रखूँगा। उनकी जानिब से कहा गया कि जो इंक्वायरी होना है सदर मुमलिकत ने को रेफरेंस भेजने से पहले जो इंक्वायरी की गई एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से और जो इल्ज़ामात थे उन्हें उन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए जो दस्तावेज़ात हासिल की गई मुख्तलिफ मुल्की इदारों की जानिब से शहजाद अकबर ने जो हासिल किए, तो ये इंक्वायरी करने का अख्तियार जो है वो नहीं था किसी तरह से भी। और उनकी जानिब से ये दलील रखी गई कि इंक्वायरी करने का जो सोली जो अख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है तो उसे ये इंक्वायरी करने का अख्तियार है। उसके अलावा कोई बॉडी जो है वो इस तरह की इंक्वायरी किसी जज के खिलाफ नहीं कर सकती। उन्होंने इसकी लॉजिक भी पेश की। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 175 है उसके तहत इंतज़ामिया भी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो मरहला होता है, जो प्रोसेस है, उसमें शामिल होती है। लेकिन जो आर्टिकल 209 है वो बड़ा यूनिक है और इस आर्टिकल 209 के अंदर जो जज का टेन्योर होता है उसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और इसमें जो भी इंक्वायरी होनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है। इसमें इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है और जो रेफरेंस भिजवाने से पहले इंक्वायरी हुई वो बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी थी। और उनकी जानिब से कहा गया कि इसकी वजह यह है कि एग्जेक्टिव को अदलिया से अलग रखने की, कि अगर जजेस के टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा तो आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर है वो अफेक्ट होगा, उससे नुकसान पहुँचेगा। और उन्होंने एक इसकी वजह ये भी बताई कि जो एग्जेक्टिव के जितने मामलात होते हैं वो बाद अज़ां अदालतों के अंदर चैलेंज होते हैं और 80% से ज़ायद मामलात एग्जेक्टिव के वो अदालतों में आते हैं, तो अदलिया ने देखना होता है। तो इसीलिए ये सोच कर इस विज़डम के साथ अदलिया को जो है वो इंतज़ामिया से अलग रखा गया। तो उनका कहना ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही सिर्फ ऐसी बॉडी है जिसके पास मैंडेट है कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कर सके। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया कि आप जो दलाइल दे रहे हैं, अगर इन दलाइल को हम दुरुस्त मान लें तो सदर मुमलिकत का किरदार तो महज एक डाकखाने का एक रबर स्टैम्प का रह जाएगा। तो ये जब सवाल किया तो रज़ा रब्बानी साहब की जानिब से कहा गया कि सदर मुमलिकत के जो भी अख्तियार हैं वो उन पर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। उन्होंने तफसील से बात की। उन्होंने पाकिस्तान के जो 1973 से पहले जितने दस्तूर थे उनके हवाले दिए और उसके साथ साथ ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ जो सदर मुमलिकत के अख्तियारात माजी में रह चुके हैं उन्हें महदूद किया गया। 18वीं तरमीम में उन्हें मज़ीद महदूद किया गया और इसका मकसद रज़ा रब्बानी साहब ने यह बताया कि मकसद ये था सदर मुमलिकत के अख्तियारात को महदूद करने का कि जिस तरह से जब ज़ियाउल हक साहब जो है वो सदर थे 1985-86 में, उन्होंने एक साल का हवाला भी दिया, तो उन्होंने मुल्क के अंदर जो है एक रेफरेंडम कराया था और यह रेफरेंडम कराने का जो अख्तियार ज़ियाउल हक साहब ने इस्तेमाल किया वो गैर कानूनी था, गलत इस्तेमाल हुआ। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को जो है वो दुरुस्त किया गया और अब अगर किसी भी मामले के ऊपर मुल्क में रेफरेंडम कराना हो तो सदर मुमलिकत के अहकाम से नहीं होता, बल्कि ये मामला पार्लियामेंट में आता है, जॉइंट सेशन में आता है और जॉइंट सेशन पार्लियामेंट अगर मंजूरी देती है तो फिर किसी भी नुक्ते के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर मुल्क भर में जो है वो रेफरेंडम जो है वो कराया जा सकता है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि आप तो एक तो आपके दलाइल हैं, इससे पहले जो मुनीर मलिक साहब ने दलाइल दिए थे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील थे उनके बड़े बरक्स लगते हैं। आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। इससे पहले ये कहा गया वकला की जानिब से, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की जानिब से, कि जो रेफरेंस भिजवाया गया था उस पर अपना जो जहन था वो सदर मुमलिकत को अप्लाई करना चाहिए था और जो इंक्वायरी का ऑर्डर था वो भी सदर मुमलिकत ही दे सकते थे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर इस मामले के ऊपर प्रोसीड करती है, शोकस नोटिस किसी जज को जारी कर देती है, तो फिर उसके बाद काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से काबिल समाअत जो है वो हो सकती है। और उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को शोकस नोटिस जारी कर दे तो क्या फिर उस जज का फ़र्ज़ नहीं है कि जो सवालात उठाए गए हैं, जो एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं, उन सवालात के जवाब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिए जाएँ, ना कि उस सारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाए। इस पर फिर जो है रज़ा रब्बानी की जानिब से कहा गया कि आपके जो भी सवालात हैं इनके जवाब कल, जो प्रोसीडिंग कल तक चली गई है, मंगल के रोज़ तक,
तो इसमें मैं अपने जो भी आपके सवाल हैं इनका जवाब दूंगा। तो इससे ये लगा जिस तरह से आज दलाइल दिए गए कि उनके जो दलाइल थे वो किसी न किसी हद तक पहले वकला जस्टिस कादी फाइज़ ईसा के वकील से भी मुतसादम थे और दीगर जो वकला ने दलाइल दिए उनसे भी कंट्राडिक्ट कर रहे थे। और बड़ा खामोशी के साथ जजेस ने सुना, पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंट था आज अदालत के अंदर। जिस तरह से बड़ी एक रिस्पेक्ट दी गई रज़ा रबानी को, क्योंकि 18वीं तरमीम जो मुतारिफ़ कराई गई थी 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उनका कद काठ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ कि पूरे आइन को रज़ा रबानी साहब ने तमाम अपोजिशन जमातों के साथ लेकर तब्दील किया था। लेकिन जो दलाइल थे उससे ये लगा कि शायद एक अच्छे कानूनदान तो वो हो सकते हैं, लेकिन वकालत के हवाले से काफ़ी डाउट्स मुझे ज़ाती तौर पे लगे कि वो ग्रिप उनकी जैसे एक वकील की होनी चाहिए जिस तरह से मुनीर मलिक साहब की थी, वो नज़र नहीं आई। अब हम बात कर लेते हैं मुबशर लुकमान की। आज लाहौर की सेशन अदालत में समाअत हुई जिसमें हरीम शाह और संदल खटक की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि उन्हें FIA हरासा कर रहा है। FIA की जानिब से बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा कि किस मुकदमे में उन्हें बुलाया जा रहा है और क्यों हरासा उन्हें किया जा रहा है। और ये वो दावा करती हैं कि वो टिकटॉक स्टार हैं और जो उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई है उसके बाद जो है वो FIA जानबूझकर उन्हें इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके हरासा कर रहे हैं। तो आज अदालत में उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी, तो FIA के जो इंस्पेक्टर थे मुनम बशीर चौधरी वो पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो एंकर मुबशर लुकमान की जानिब से दी गई है और उसकी जानिब से कहा गया है कि इन दोनों लड़कियों ने उनकी कुछ वीडियोस को लेकर और कुछ ऐसे मामलात को लेकर उन्हें जो है वो ये कहा है कि इनकी वीडियोस मौजूद हैं और कुछ इल्ज़ामात जो हैं संदल खटक और हरीम शाह की जानिब से लगाए गए हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो मुबशर लुकमान की जानिब से दायर की गई है, जिस पर FIA जो है वो इन दोनों लड़कियों को 5 बार बुला चुका है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन 5 बार बुलाने के बावजूद जो है वो लड़कियाँ पेश नहीं हुई। तो नाज़रीन, जिन दोनों ख़वातीन के ऊपर हरीम शाह और संदल खटक को लेकर मुबशर लुकमान ने ख़ुद एक प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत सारे हुकूमती वफाकी वज़रा के ऊपर ख़ास तौर पर फवाद चौधरी के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए थे, बल्कि ये बात की गई थी कि उनकी वीडियोस मौजूद हैं हरीम शाह के को साथ लेकर उसे मंसूब करते हुए बात की गई थी। लेकिन अब जो एंकर ये प्रोग्राम कर रहा है उन ख़वातीन को जवाज़ बनाकर वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़, जब वो ख़ुद एग्रीव्ड है उन दोनों ख़वातीन से, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक करैक्टर मशकूक है तो किस तरह से जो जब खुद मुबशर लुकमान उनके खिलाफ FIA में दरख्वास्तें दे रहा है तो वो किस तरह से फिर उन्हीं एंकर्स के उन्हीं ख़वातीन के वीडियोस को उनके जो मशकूक किरदार है उनको लेकर वफाकी वज़रा के किरदार के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, जब आप खुद एग्रीव पार्टी हैं, आपको पता है उन ख़वातीन का संदल खटक का, हरीम शाह का, कि वो किस तरह से वीडियोस बनाती हैं और फिर वो वीडियोस जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। आप खुद अफेक्टी हैं तो किस तरह आप उन्हीं ख़वातीन की वीडियो के ऊपर आप एक वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़, हुकूमती रहनुमाओं के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये कौल व फ़ेल के अंदर तज़ाद है और काफ़ी जो है वो अजीब और हैरानकुन दिखाई देता है कि एक बंदा खुद जिसे ब्लैकमेल हुआ हो वो उन्हीं ख़वातीन की बुनियाद के ऊपर वफाकी वज़रा को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा हो। इसके अलावा अगर आप ख़बर सुनते हैं तो फैसल वरा के हवाले से ख़बर आप सुन चुके होंगे, काफ़ी उसमें संगीन इल्ज़ामात हैं, नाअहली भी हो सकती है और ताहयात सियासत से नाअहली भी हो सकती है। लेकिन आज हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं नाइमुल हक़, उनकी जानिब से एक ख़बर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अपोजिशन हमारे साथ आए, अपोजिशन के हम इशारों के मुंतज़िर हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर हम ये चाहते हैं कि अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें, अवामी फ़लाह व बहबूद के मंसूबों के ऊपर काम करें और कानून साज़ी के ऊपर काम करें। ये एक बड़ा स्टेटमेंट लगता है मौजूदा हालात में, जब फैसल वाडा ने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी वोट को एक टॉक शो के अंदर सामने रखकर, और नईमुल हक़ का इस किस्म का बयान आना ये तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश कर रहा है।